नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको खेती से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियां देते हैं जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ अपने उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं बल्कि आपकी आय में भी इजाफा होगा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। अब खबर विस्तार से। ठंड से बचाव के लिए मुर्गियों की विशेष देखभाल है जरूरी। फसल सुरक्षा का स्मार्ट तरीका है स्टिकी ट्रैप तकनीक। कम समय में ज्यादा लाभ, कड़कनाथ और वनु राजा मुर्गा बना किसानों की पहली पसंद। माननीय प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों देश के करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त की राशि भेजी। इस अवसर पर ICAR के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में कार्यक्रम का लाइव वेबकास्ट आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान, वैज्ञानिक और कर्मचारी मौजूद थे। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की गई। इस अवसर पर ICAR के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में इस कार्यक्रम का लाइव वेबकास्ट आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, वैज्ञानिक और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद थे। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने फसल विविधीकरण अपनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि धान, गेहूं के अलावा दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, बागवानी और स्थानीय फसलों की खेती से किसानों की आय बढ़ सकती है। अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किसानों के हित में लगातार काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीएम किसान जैसी पहल किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देश के प्रधानमंत्री हर 3 महीने 4 महीने पर किसान के खाते में पैसा दे रहे हैं। कृषि उत्पादन भी बढ़ रहा है, लोग आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। ये इससे लाभ है और प्रधानमंत्री को कोटि से धन्यवाद दूंगा। अब तो बिहार सरकार ने भी अनाउंस किया है, बिहार भी देगा तो किसानों की बिहार की आमदनी बढ़ेगी। सर्दी का मौसम बढ़ने के साथ ही पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले किसानों के लिए चुनौतियां भी बढ़ने लगती है। तापमान में गिरावट का सीधा असर मुर्गियों की सेहत और अंडा उत्पादन पर पड़ता है। सर्दियों की शुरुआत के साथ पोल्ट्री शेड में तापमान बनाए रखना सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। ठंडी हवा सीधे मुर्गियों तक न पहुंचे, इसके लिए शेड को तिरपाल, बोरी या चटाई से ढकना बेहद जरूरी है। इसके अलावा ठंड में मुर्गियों की ऊर्जा खपत बढ़ जाती है, इसलिए फीड में मकई, बाजरा या अन्य ऊर्जा देने वाले दानों की मात्रा बढ़ा दें। सर्दियों में नमी बढ़ने से श्वसन संबंधी बीमारियां भी तेजी से फैलती हैं। इन बीमारियों से बचाव के लिए शेड को नियमित रूप से डिसइंफेक्ट करना एवं समय पर मुर्गियों का टीकाकरण करना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कोई मुर्गी बीमार पड़ जाता है तो उसे दूसरे स्वस्थ मुर्गियों से तुरंत अलग करना नुकसान घटाने का सबसे असरदार तरीका है। अच्छे प्रभेद के लिए हमारे बिहार और झारखंड के लिए जैसे वन राजा है और अभी मध्य प्रदेश के बहुत इलाके में जो है कड़कनाथ चल रहा है। हमारे बिहार में भी रांची और रांची के आसपास के इलाका में जो है जो इंडियन नस्ल का ब्रीड है कड़कनाथ बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो रिटर्न है काफ़ी पैसा आता है। उसके साथ प्लायमोर्थ और SL ब्रीड भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। खेती में कीट प्रबंधन हमेशा से किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। समय पर कीटों की पहचान और नियंत्रण न होने पर फसल को भारी नुकसान का खतरा बढ़ जाता है।
ऐसे में एक सरल, सस्ती और बेहद प्रभावी तकनीक है स्टिकी ट्रैप। स्टिकी ट्रैप एक चिपचिपा कीट फंदा है जो उड़ने वाले कीटों को आकर्षित कर उन्हें चिपका लेता है। इससे कीटों की संख्या का पता लगाने और उनके नियंत्रण में मदद मिलती है। अलग अलग कीटों के लिए अलग रंग के ट्रैप उपयोग किए जाते हैं। इन ट्रैपों को खेत में फसल की ऊंचाई के बराबर लगाना चाहिए और जैसे जैसे फसल बढ़ती जाए ट्रैप की ऊंचाई भी समायोजित करनी चाहिए। प्रति एकड़ 8 से 10 स्टिकी ट्रैप पर्याप्त होते हैं। इससे किसान बिना किसी रासायनिक दवा के कीटों पर शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण पा सकते हैं। पोल्ट्री क्षेत्र में इस समय कड़कनाथ और वनराजा जैसे उन्नत मुर्गा प्रभेद तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कड़कनाथ और वनराजा दोनों ही नस्लें किसानों को बेहतर बाजार मूल्य और अधिक लाभ दे सकते हैं। दरअसल कड़कनाथ मुर्गा अपनी काली त्वचा, काले मांस और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें वसा कम और प्रोटीन अधिक पाया जाता है। दूसरी ओर वनराजा एक उन्नत देशी प्रभेद है जो ग्रामीण परिस्थितियों में आसानी से पनपता है। इसकी वृद्धि दर तेज, मृत्यु दर कम और अंडा उत्पादन पारंपरिक नस्लों की तुलना में अधिक होता है। पावर वीडर एक अत्याधुनिक कृषि यंत्र है जिसका उपयोग फसलों के बीच खरपतवार को हटाने और मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए किया जाता है। यह मशीन छोटे और बड़े किसान दोनों के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह कम लागत में अधिक काम करती है और श्रम लागत दोनों को कम करती है। यह सब्जी, धान, मक्का और दलहनी फसलों के लिए बेहद कारगर है। किसानों की जीवन शैली और खेती के तरीके में समय समय पर बदलाव आता रहा है। आज हम बात करेंगे पटना जिले के प्रगतिशील किसान शंकर महतो की, जिन्होंने पारंपरिक खेती से हटकर वैज्ञानिक तकनीकों और आधुनिक तरीकों को अपनाकर गोभी की खेती में सफलता हासिल की है। शंकर बताते हैं कि गोभी की खेती में उन्हें लागत से 2 गुना मुनाफा आ जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताजा भाव। परवल 5200 से 5500 प्रति क्विंटल, बैंगन 3500 से 4000 प्रति क्विंटल, टमाटर 4200 से 4400 प्रति क्विंटल, गोभी 2800 से 3000 प्रति क्विंटल, बंदा गोभी 4200 से 4400 प्रति क्विंटल, मटर 9000 से 9200 प्रति क्विंटल। चलते चलते अब एक नज़र मौसम के पूर्वानुमान पर। पूर्वा हवा का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, जिससे धीरे धीरे ठंड बढ़ने के आसार नजर आने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। तापमान में कमी की संभावना को देखते हुए किसान भाई सभी फसलों एवं सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। यह फसलों को संभावित पाले से बचाने में सहायक होती है। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की, जिसके ज़रिए आपने जाना कि खेती से जुड़ी तमाम नई बातें, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जानकारी हासिल की। इसी के साथ यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बदलते हुए मौसम के साथ हमारी खेती का तरीका और फसल का चयन दोनों में बदलाव की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप जानते हैं, रबी की खेती का समय चल रहा है, तो ऐसे में रबी दलहनी फसलों की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानने के लिए मुलाकात करते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर देवनाथ प्रसाद जी से। नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किशोर जबी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम में बदलाव आने लगे हैं और ठंड का मौसम आ चुका है। रबी की फसल की खेती का समय भी आ चुका है। रबी की फसल की बात करें तो दलहनी फसल रबी की प्रमुख फसल है और आज हम जानेंगे कि दलहनी फसलों की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर देवनाथ प्रसाद सिंह, जो कि उप निदेशक हैं पौधा संरक्षण, बिहार सरकार कृषि विभाग पटना से हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि रबी की प्रमुख दलहनी फसल कौन कौन सी हैं। किसान भाई, रबी की प्रमुख दलहनी फसलों में चना, मटर, मसूर काफ़ी महत्वपूर्ण है और टाल क्षेत्रों के लिए यह विशेष रूप से लगाया जाता है। जहां पर मात्र एक फसली खेती होती है, उसमें चना, मटर, मसूर का विशेष महत्व है और इसकी बुआई 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक हो जानी चाहिए, किंतु इस बार नमी अधिक रहने के कारण इसकी बुआई विलम्ब से भी हो पा रही है और किसानों को सलाह दी जाती है कि किसी भी परिस्थिति में इसकी बुआई आप 15 दिसंबर से पूर्व कर ले, अन्यथा उसके बाद बुआई करने पर आपको उपज में भी काफ़ी क्षति होगी। तो जहाँ तक प्रमुख प्रभेद का प्रश्न है, तो किसान भाई यह ध्यान रखें कि चना, मटर, मसूर यह लगाने का समय या तो हो चुका है या बीत चुका है और बहुत से किसान भाई के लगाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमि का हम चयन करते हैं वह तो दोमट मिट्टी होती है, जो काफ़ी अच्छी मिट्टी मानी जाती है और इसमें इसका पीएच मान भी इसके लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। तो किसान भाई ध्यान दे कि एक कहावत है, मैदे गेहूँ ढेले चना, यानी चना की खेती यदि आप करते हैं तो वह उसकी मिट्टी ढेलेदार होनी चाहिए और ऊपर का जो सतह ढीली होनी चाहिए। तो इसके लिए यह काफ़ी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इसमें यह ध्यान रहना चाहिए कि आप जब कभी भी इसके लिए बीज का आप उपयोग करें तो निश्चित रूप से प्रमाणित बीज का उपयोग करें, बीज उपचार निश्चित रूप से करें। अगर उपचारित बीज है तब भी उसका उपचार करें और इसके लिए जो सिद्धांत दिया गया है बीज उपचार के लिए, उसका नाम हम लोग कहते हैं तकनीकी भाषा में FIR। FIR का मतलब होता है पहला उपचार आप फंजीसाइड से करें, दूसरा उपचार आप इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशी से करें और तीसरा उपचार आप निश्चित रूप से राइजोबियम कल्चर से करें। तो आप पाएंगे कि आपको फसल में कीट व्याधि लगने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगी और कम लागत में अच्छा और गुणवत्तायुक्त उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाई, जहाँ तक प्रमुख फसल चना, मटर, मसूर का प्रश्न है, उसमें मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसमें प्रमाणित बीज का कैसे उपयोग करें, इसकी जानकारी दी जाए। अब आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जो बीज उपचार की प्रक्रिया है उसके लिए आप जहाँ कहीं भी आप देखते होंगे कि कटुआ या कटवर्म लगते हैं, उसके लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि क्लोरोपाइरीफॉस नामक जो हमारी कीटनाशी है वह 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल के यदि उसका हम लोग बीज उपचार कर लेते हैं तो इससे कटुआ कीट जो होती है उसके लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो इससे पूर्व आपको निश्चित रूप से जो उखड़ा बीमारी जो लगती है खास कर रबी दलहनों में, इसकी बचाव के लिए आपको ट्राइकोडर्मा 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के उससे आप उपचार कर लें। मिट्टी का उपचार भी यथासंभव ट्राइकोडर्मा से कर लें। उसके लिए भी आप 5 kg ट्राइकोडर्मा 25 किलो वर्मी कंपोस्ट में मिला के अगर मिट्टी में अंतिम जुताई के समय में डाल देंगे तो आपका मिट्टी का उपचार भी हो जाएगा। इससे आप देखेंगे कि उखड़ा रोग लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। किसान भाइयों को यहाँ सलाह दी जाती है कि वैज्ञानिक तरीके से यदि आप रबी दलहनी की खेती करते हैं तो उसमें प्रमुख बीमारी को ध्यान में रखते हुए और प्रमुख कीड़े को ध्यान में रखते हुए आपको खेती की योजना बनानी चाहिए। तो इसके लिए अभी पाया गया है कि बीमारी में उखड़ा रोग लगता है
उसके लिए ट्राइकोडर्मा जो एक जैविक फफूंदनाशी है वह काफ़ी कारगर साबित होता है। रासायनिक के रूप में आप कार्बेंडाजिम या बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से बीज उपचार कर ले तो यह काफ़ी बेहतर होगा। और जहाँ तक आपको ध्यान देना है कि अंत में नाइट्रोजन के लिए, जो पर्यावरण से नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए कम लागत में अच्छी खेती करनी है तो राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके लिए 1 पैकेट राइजोबियम कल्चर यानी 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर 10 केजी बीज के लिए प्राप्त होता है। इससे उपचारित कर यदि खेत में बीज बोएंगे तो इससे काफ़ी लाभ होगा और आपको कम लागत में गुणवत्तायुक्त अधिक उपज की संभावना बनी रहेगी। एक बात ज़रूर ध्यान दें कि पौधा संरक्षण का यह सिद्धांत है कि यदि आप फसल बीज उपचार, मिट्टी उपचार और बिचरा का उपचार या नर्सरी का उपचार कर लेते हैं तो फसल उपचार करने की जो आवश्यकता होती है वह बहुत कम रह जाती है। कम लागत में गुणवत्तायुक्त और स्वस्थ फसल की खेती आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि दलहनी फसल कौन कौन सी है और इसमें मिट्टी का चयन कैसे करें, कैसे इनकी बुआई शुरुआती दौर में करें। लेकिन अगर वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं तो जिसमें शस्य क्रियाओं का, जहाँ तक मेरा मानना है, महत्वपूर्ण स्थान आता है। तो क्या है रबी दलहनी फसल की प्रमुख शस्य क्रियाएं, आप हमारे किसानों को बताएं। किसान भाई, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि हम रबी दलहनी की खेती करते हैं, अगर वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो हमको शस्य क्रिया पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। शस्य क्रिया के अंतर्गत किसान भाई यह जरूर ध्यान रखें कि खरपतवार प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि दलहनी फसलों में, खरीफ फसल में खरपतवार प्रबंधन काफ़ी कठिन हो जाता है। और इसके लिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिस समय आप बुआई करते हैं उसके 48 घंटे के भीतर आप खरपतवार प्रबंधन हेतु पेंडीमेथिलीन 3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से यदि आप पेंडीमेथिलीन का व्यवहार कर देते हैं तो आप पाएंगे कि भविष्य में जो आगे उगने वाले खरपतवार है उसका संपूर्ण निदान हो जाता है। इसलिए किसान भाई, खरपतवार प्रबंधन के लिए आप बुआई के तुरंत 48 घंटे के बाद पेंडीमेथिलीन नामक जो रसायन की जिसकी चर्चा की उससे आप निश्चित रूप से मिट्टी का उपचार कर लें तो आप पाएंगे कि आपका खरपतवार का प्रबंधन हो जाएगा। यहाँ पर और ध्यान देने की बात है कि जब कभी भी अगर खेत में खास के लगने के 25 दिनों के बाद या 30 दिनों तक यदि खरपतवार दिखाई पड़ता है तो आप किसान भाई मैनुअली, माने हाथ के माध्यम से ही खरपतवार का प्रबंधन करें। उस समय कोई भी रासायन का उपयोग आपके लिए बेहतर नहीं होगा। अब किसान भाई यह ध्यान रखें कि शस्य क्रिया के अंतर्गत यही नहीं आती है। शस्य क्रिया के अंतर्गत हमें कीट व्याधि प्रबंधन के लिए भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा कर देंगे कि अगर खरीफ फसल में कीट व्याधि लगते हैं, पहले तो हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख कीट व्याधि हैं जो लगते हैं, साथ ही उसका हम प्रबंधन कैसे करें, इस पर हमको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो किसान भाई, सबसे पहले नमी अधिक रहने पर आप देखेंगे कि कजरा पिल्लू का अटैक होता है। तो कजरा पिल्लू के अटैक के लिए क्लोरोपाइरीफॉस जो है 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि रबी दलहनी फसल की प्रमुख शस्य क्रियाएं क्या होती हैं, कैसे करें, और उसी में आपने बताया कि खरपतवार प्रबंधन भी कितना ज़रूरी है। लेकिन कई सावधानियां बरतने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि फसलों में कीटों का प्रकोप होता है जो कि हमारे फसल को नष्ट करते हैं और उत्पादन में प्रभाव पड़ता है इससे। तो क्या है ये कीट व्याधि लगने वाले कौन कौन से कीट व्याधि हैं और इनका प्रबंधन कैसे किया जाए दलहनी फसल के लिए, बताइएगा। किसान भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण और सामयिक प्रश्न है कि हम कीट व्याधि कौन कौन से प्रमुख हैं जो रबी दलहनी फसलों में लगते हैं और उसका प्रबंधन हम कैसे करें। तो कीट में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कजरा कीट और हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, जिसे फली छेदक कीट कहते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण दलहनी फसलों का कीड़ा है और इसके लिए किसान भाई निश्चित रूप से आप विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कजरा कीट के लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से आप उसको निश्चित रूप से उसका उपचार करें। यह भी ध्यान रखें कि जहाँ कहीं भी आपको हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, जिसे हम फली छेदक कहते हैं, उसके लक्षण दिखाई पड़े तो आप निश्चित रूप से NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस 250 एलई के दर से उसका छिड़काव कर दें। आवश्यकता अनुसार इसका छिड़काव दोहरा दें तो आपका यह फली छेदक, जो बहुत ही खतरनाक कीड़ा माना जाता है, इसका निदान संभव हो जाएगा। किसान भाई, यह हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा के लिए हेली लियोर भी आते हैं, जिस लियोर को आप लगा के इसके नुकसान को काफ़ी कम कर सकते हैं। इसके लिए 10 से 12 हेली लियोर आप जो है प्रति हेक्टेयर की दर से आप लगा देते हैं तो बहुत हद तक इसका प्रबंधन हो जा सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जैविक तरीके हैं जिसमें
साग तोड़ना, खास के चना के साग तोड़ना, यह भी इसके संख्या को काफ़ी कम करता है। और इसके लिए अंत में यदि कोई उपाय नहीं हो, कोई चारा नहीं हो, तो रासायनिक उपचार पर भी आप आ सकते हैं। और रासायनिक उपचार के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट से लेकर लार्बिन या बहुत सारे हमारे रसायन है जिसमें फ्लूबेंडामाइड, उसका भी अंत में उपाय, अंतिम चारा के लिए आप उपाय करेंगे, उसका छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो कीट में आपको यह महत्वपूर्ण है। व्याधि के रूप में सबसे खतरनाक अभी जो है उखड़ा रोग, उखड़ा जिसके हम बिल्ट कहते हैं, उसमें व्याधि काफ़ी लगता है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसके लिए आप रसायन के रूप में कॉपर फंजीसाइड COC का उपयोग कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के। और इसके अतिरिक्त आप ट्राइकोडर्मा विरिडी, इसका भी आप 7 से 8 ml प्रति लीटर पानी में घोल के, जहाँ कहीं भी उखड़ा रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं खड़ी फसल में, वहाँ पर यदि आप टुकड़े में छिड़काव कर देते हैं तो इसका बेहतर परिणाम मिलेगा और उसका निदान भी संभव हो पाएगा। तो किसान भाई, जैसे पहले भी बताया गया है, बीजोपचार जरूर करना है और कीट व्याधि का प्रबंधन सही तरीके से, प्रथम रूप से जैविक तरीके से और जैविक फफूंदनाशी से करें, अंत में आप रसायन से करें, तो आपको गुणवत्तायुक्त बेहतर उत्पादन भी मिलेंगे और उपज का भी मूल्य बहुत अच्छे ढंग से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि कीट व्याधि कौन कौन से हैं दलहनी फसल में लगने वाले, इनका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो किसान भाइयों, आज हमने डॉक्टर साहब के माध्यम से जाना कि रबी दलहनी फसलों की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। डॉक्टर साहब ने इससे जुड़ी बहुत ही विस्तृत और अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रही होगी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने हमारे वैज्ञानिक के माध्यम से जाना कि रबी दलहनी फसल की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। अगले भाग में हम जानेंगे भारत सरकार की कृषि आधारित योजना के विषय में। तो आइए देखते हैं भारत सरकार की कृषि योजनाओं में से एक योजना पर आधारित यह शॉर्ट वीडियो फिल्म। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।
इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने कृषि से जुड़ी बेहद विस्तृत और विभिन्न जानकारियां हासिल की। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए बेहद ही लाभकारी रही होंगी। आप इसका अवश्य ही लाभ उठाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही और नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।